नमस्कार दोस्तों, एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग जनवरी 2021 से फरवरी 2022 तक के गुजरात करंट अफेयर पे चर्चा करने जा रहे हैं, जिसके तहत हम लोग 101 एमसीक्यू पे चर्चा करेंगे। साथ ही उसकी व्याख्या पे भी हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर पहला है, किस राज्य ने अगले 5 वर्षों के लिए स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी 2.0 शुरू की है? तो ए ऑप्शन में महाराष्ट्र, बी ऑप्शन में केरला, सी ऑप्शन में कर्नाटका और डी ऑप्शन में गुजरात। तो बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे पहले का सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, गुजरात यहाँ पे सही जवाब होगा। अब बात करते हैं इसकी व्याख्या की। तो 5 जनवरी 2022 को मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और शिक्षा मंत्री जीतू वघानी ने गुजरात राज्य में स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी 2.0 लॉन्च की। कब की गई है लॉन्च? 5 जनवरी 2022 को इसको लॉन्च किया गया। और ये पॉलिसी 2.0 को एकेडमिक संस्थानों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में नवाचार में स्कूली छात्रों को आर्थिक रूप से समर्थन देने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया है। साथ ही ये पॉलिसी या इस पॉलिसी के नियमों के अनुसार कक्षा 9 से 12 के लिए अवधारणा, प्रोटोटाइप, नवाचार के प्रति प्रमाण पत्र के लिए अधिकतम 20,000 रुपये भी प्रदान किए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। भारत से उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग को खत्म करने की प्रतिबद्धता के हिस्से के रूप में किस एक राज्य में प्रतिष्ठित स्थलों और स्मारकों को भी प्रकाशित किया गया है? तो ए ऑप्शन में गुजरात है, बी ऑप्शन में झारखंड है और सी ऑप्शन में कर्नाटका है और डी ऑप्शन में केरला है। तो आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन में गुजरात है, बी ऑप्शन में झारखंड है और सी ऑप्शन में कर्नाटका है और डी ऑप्शन में केरला है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे दूसरे का सही जवाब है ए ऑप्शन, गुजरात सही होगा। तो अब बात करते हैं इसकी व्याख्या की। तो भारत उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए दुनिया भर में 100 स्थलों को रोशन करने की वैश्विक पहल में शामिल हुआ है भारत। जबकि तीसरा विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस 30 जनवरी 2022 को मनाया गया। इसके बारे में भी पूछा जा सकता है, तो आप इसका ये जवाब दे सकते हैं कि 30 जनवरी 2022 को तीसरा विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस मनाया गया। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। जनवरी 2022 में किस अदालत में जस्टिस क्लॉक का उद्घाटन किया गया? जस्टिस क्लॉक का उद्घाटन किया गया। ए ऑप्शन में बॉम्बे हाई कोर्ट, बी ऑप्शन में मद्रास उच्च न्यायालय और सी ऑप्शन में दिल्ली उच्च न्यायालय और डी ऑप्शन में गुजरात उच्च न्यायालय। तो यहाँ पे तीसरे का करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन, गुजरात उच्च न्यायालय में जस्टिस क्लॉक का उद्घाटन किया गया। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अब इसकी व्याख्या की बात करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ई समिति के अध्यक्ष और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने 17 जनवरी 2022 को गुजरात उच्च न्यायालय की 2 डिजिटल सेवाओं जस्टिस क्लॉक और अदालत शुल्क हेतु इलेक्ट्रॉनिक भुगतान की प्रणाली का उद्घाटन किया है। ये व्यवस्था शुरू हुई है कहाँ पे? गुजरात उच्च न्यायालय में। आगे बात करते हैं तो यह गुजरात हाईकोर्ट परिसर के पास जमीन से 17 फीट की ऊंचाई पर स्थापित 7 फीट लंबा 10 फीट चौड़ा एलईडी डिस्प्ले है। यह जस्टिस क्लॉक गुजरात में न्याय वितरण प्रणाली के महत्वपूर्ण आंकड़ों को प्रदर्शित करेगी, ताकि राज्य की न्यायपालिका द्वारा किए गए कार्यों की अधिकतम पहुंच और दृश्यता हो सके, यानी प्रदर्शित हो सके और लोग उसके बारे में जानकारी ले सकें। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं, यह रियल टाइम में राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड से डाटा प्रदर्शित करेगा और गुजरात न्यायपालिका से संबंधित आंकड़ों का एक समान प्रारूप वर्चुअल जस्टिस क्लॉक के एक टैब के तहत गुजरात उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर भी उपलब्ध होगा, जो सभी के लिए सुगम होगा। लोग वैश्विक रूप से बहुत आसानी से जानकारी ले सकते हैं और उनके लिए उपलब्ध भी होगी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। चौथा क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो यहाँ पे चौथे का करेक्ट आंसर हो जाएगा
गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान और प्रोफेसर विनोद शर्मा ने यह पुरस्कार जीता है। इसके व्याख्या की बात कर लेते हैं। तो गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान और सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विनोद शर्मा को आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए 2022 के सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए चुना गया है। आगे देखते हैं। केंद्र सरकार ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में भारत में व्यक्तियों और संगठनों द्वारा प्रदान किए गए अमूल्य योगदान और निस्वार्थ सेवा को पहचानने और सम्मानित करने के लिए वार्षिक पुरस्कार सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की स्थापना की है। ये मुख्य रूप से केंद्र सरकार का उद्देश्य है इस पुरस्कार को देने का। इस पुरस्कार की घोषणा हर साल 23 जनवरी को स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर की जाती है। इसमें 51 लाख रुपए का नगद पुरस्कार और संस्था के मामले में एक प्रमाण पत्र और एक व्यक्ति के मामले में 5 लाख रुपए और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार जनवरी 2022 में गुजरात में बेरोजगारी दर कितनी है? ए ऑप्शन में 1.2%, बी ऑप्शन में 1.8%, सी ऑप्शन में 1.3% और डी ऑप्शन में 2.0%। तो यहाँ पे पांचवें का करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन 1.2% है। बात करते हैं इसकी भी व्याख्या की। तो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार जनवरी 2022 में भारत की बेरोजगारी दर घटकर 6.57% हो गई है और यह मार्च 2021 के बाद से अपने निम्नतम स्तर पर पहुंच गई है। जबकि कोविड की दूसरी लहर के दौरान मई 2021 के महीने में बेरोजगारी दर 11.84% पहुंच गई थी, लेकिन जनवरी 2022 में शहरी बेरोजगारी दर घटकर 8.16% हो गई। वहीं ग्रामीण बेरोजगारी दर जनवरी 2022 में घटकर 5.84% हो गई। अब बात करते हैं जनवरी 2022 में स्टेट वाइज जो है बेरोजगारी दर कितनी रही। तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में सबसे कम बेरोजगारी दर 0.7% दर्ज की गई। तेलंगाना के बाद गुजरात की बात करें तो 1.2% दर्ज की गई, मेघालय में 1.5 और उड़ीसा में 1.8% दर्ज की गई बेरोजगारी दर। वहीं हरियाणा में सबसे अधिक बेरोजगारी दर दर्ज की गई। उसके बाद राजस्थान का स्थान आता है जहां बेरोजगारी दर ज्यादा है। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6वां। भारत ने विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2022 पर 2 रामसर स्थलों को जोड़ा है, जिसमें से गुजरात से कौन सा अभयारण्य रामसर साइट में जोड़ा गया है? तो यहाँ पे छठे का सही जवाब होगा बी ऑप्शन, खिजड़िया पक्षी अभयारण्य को रामसर स्थलों में जोड़ा गया है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अब बात करते हैं इसकी भी व्याख्या की। तो भारत ने विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2022 पर 2 रामसर स्थलों को जोड़ा है, जिससे कुल रामसर स्थलों की संख्या 47 से 49 हो गई है। वहीं गुजरात में खिजड़िया पक्षी अभयारण्य, वहीं उत्तर प्रदेश में बखीरा वन्यजीव अभयारण्य को 2 नए रामसर स्थलों के रूप में घोषित किया गया है। अब भारत के 49 रामसर स्थलों में 10,93,636 हेक्टेयर क्षेत्र शामिल हो गया है। बात करें रामसर सूची का यह मुख्य उद्देश्य वैश्विक जैविक विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण आर्द्र भूमि के एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का विकास और रख रखाव करना है। अहमदाबाद में स्पेस एप्लीकेशन सेंटर द्वारा नेशनल वेटलैंड डिकाडल चेंज एटलस जारी किया गया है। यह पिछले 1 दशक में देश भर में आर्द्र भूमि में हुए परिवर्तनों का दस्तावेजीकरण कर रहा है, जिसके तहत भारत में आर्द्र भूमियों के संरक्षण के प्रयास के तहत इसकी व्यवस्था 1987 में शुरू हुई, जिसमें सरकार का प्राथमिक ध्यान जैविक संरक्षण दृष्टिकोणों पर था। ये इसका मुख्य उद्देश्य था। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां। हाल ही में गुजरात राज्य सहकारी विपणन संघ लिमिटेड के अध्यक्ष रहे किस व्यक्ति को इफ्को के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो यहाँ पे 7वें का करेक्ट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन, दिलीप संघानी को चुना गया है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, देखते क्वेश्चन नंबर 8वां। किस कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित नई किस्मों में से
जई की JO05 304 किस्म के लिए गुजरात को उत्पादन की दृष्टि से उपयुक्त राज्य बताया गया है। तो यहाँ पे बताना है उस विश्वविद्यालय का नाम जिसने ये किस्म को विकसित किया है और जो है उत्पादन की दृष्टि से गुजरात को उपयुक्त राज्य बताया है। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर ने। और ये किस्म कहाँ है? जो है महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में उत्पादन के लिए उपयुक्त है। ऐसा किसने कहा है? जबलपुर में स्थित जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय ने। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने विभिन्न परियोजनाओं में कितने लाख करोड़ रुपए के निवेश के लिए गुजरात सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो यहाँ पे 9 का सही जवाब बताना है। तो 9 का सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, 5.95 लाख करोड़ रुपए का जो है इन्वेस्टमेंट किया है, जिसके तहत गुजरात सरकार के साथ में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एक समझौता किया है। अब इस समझौते के बारे में विस्तार से जानते हैं इसकी व्याख्या में। तो पहला पॉइंट है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने विभिन्न परियोजनाओं में 5.95 लाख करोड़ रुपए के निवेश के लिए गुजरात सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इन परियोजनाओं से गुजरात में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 10 लाख रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे। साथ ही ये परियोजनाएं वाइब्रेंट गुजरात समिट 2022 के लिए निवेश संवर्धन गतिविधि का हिस्सा भी होंगे। इसके अलावा रिलायंस छोटे और मध्यम उद्यमों और उद्यमियों की मदद के लिए एक पारितंत्र यानी इकोसिस्टम भी विकसित करेगी। इसके अलावा रिलायंस कंपनी कच्छ, बनासकांठा, धोलेरा में 100 गीगावाट अक्षय ऊर्जा बिजली परियोजना भी स्थापित करेगी। साथ ही रिलायंस ने जियो नेटवर्क को 5G में अपग्रेड करने के लिए 3 से 5 वर्षों में 7,500 करोड़ रुपए का निवेश करने का भी प्रस्ताव दिया है। इसके अलावा रिलायंस सोलर PV मॉड्यूल, एनर्जी स्टोरेज बैटरी और इलेक्ट्रोलाइजर की मैन्युफैक्चरिंग सुविधा भी लगाएगी। आगे बढ़ते हैं, देखते क्वेश्चन नंबर 10। रेल मंत्रालय ने किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया है? ए ऑप्शन में धोलेरा रेलवे स्टेशन, बी ऑप्शन में कच्छ रेलवे स्टेशन, सी ऑप्शन में केवड़िया रेलवे स्टेशन और डी ऑप्शन में बनासकांठा रेलवे स्टेशन। तो यहाँ पे 10वें का सही जवाब होगा सी ऑप्शन, केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। तो अब इसको विस्तार से जानने के लिए हम लोग चलते हैं इसकी व्याख्या में। तो पहला पॉइंट है, रेल मंत्रालय ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के केवड़िया रेलवे स्टेशन के नाम को बदलने की मंजूरी दे दी है। इसके अलावा केवड़िया रेलवे स्टेशन गुजरात में बड़ोदरा डिवीजन का एक हिस्सा है, जिसका नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। बात करें एकता नगर रेलवे स्टेशन का कोड EKNR होगा, जबकि स्टेशन का नंबर 08224620 होगा। इसके अलावा गुजरात की केवड़िया रेलवे स्टेशन पर एक स्मारक दुकान के साथ एक आर्ट गैलरी की स्थापना के लिए वडोदरा डिवीजन को अपनी तरह का एक पहला अनुबंध प्राप्त हुआ है। इसके अलावा एक निजी पार्टी स्टेशन पर आर्ट गैलरी की स्थापना और संचालन किया जाएगा, जिससे भारतीय रेलवे को 24.7 लाख राजस्व और 2.83 करोड़ रुपए का संभावित राजस्व प्राप्त होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते क्वेश्चन नंबर 11। किस राज्य में स्थित वेलस्पन इंडियन टेक्सटाइल लिमिटेड को सर्वश्रेष्ठ उद्योग का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो आपको बताना है कि ये जो है कंपनी कहाँ स्थित है। तो ये इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, गुजरात में स्थित है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अब इसके कुछ फैक्ट समझ लेते हैं हम लोग। तो तखतगढ़ साबरकांठा गुजरात में जो है उसको जो है सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत वेस्ट जोन का पुरस्कार प्रदान हुआ है। वहीं वापी शहरी स्थानीय निकाय जो गुजरात में है उसको सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय का पुरस्कार प्रदान किया गया है। वहीं वेलस्पन इंडियन टेक्सटाइल लिमिटेड गुजरात को सर्वश्रेष्ठ उद्योग की कैटेगरी में रखा गया है। आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 12वां नंबर क्वेश्चन है, भुवनेश्वर में खेली गई चौथी पैरा बैडमिंटन राष्ट्रीय चैंपियनशिप में गुजरात की महिला ने स्वर्ण पदक हासिल किया है। तो बताना है कि गुजरात की किस महिला ने ये जो है स्वर्ण पदक हासिल किया है। तो यहाँ पे 12वें का सही जवाब क्या होगा? तो 12वें का सही जवाब होगा ए ऑप्शन,
पारुल परमार ने स्वर्ण पदक जीता है इस चैंपियनशिप में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13वां। गुजरात सरकार ने नदियों के सम्मान के लिए नदी उत्सव कार्यक्रम किस नदी के तट पर शुरू किया है? ए ऑप्शन में नर्मदा नदी, बी ऑप्शन में तापी नदी, सी ऑप्शन में रूपेण नदी और डी ऑप्शन में हिरण नदी। तो यहाँ पे 13वें का सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, तापी नदी। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इसको और विस्तार से समझने के लिए इसकी व्याख्या पे चलते हैं। तो पहला पॉइंट है, गुजरात सरकार ने नदियों को सम्मानित करने के लिए नदी उत्सव कार्यक्रम शुरू किया है। ये 5 दिवसीय कार्यक्रम सूरत में तापी नदी के तट पर आयोजित किया जाएगा। वहीं पर्यावरण पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए नदियों का संरक्षण आवश्यक है, जिसके लिए उद्योगों को भी नदी के संरक्षण में अपनी भूमिका निभानी चाहिए। यह नदियों के संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने में मदद करेगा। इसी कार्यक्रम के दौरान सीएम भूपेंद्र पटेल ने सूरत नगर निगम की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। इसके अलावा गुजरात सरकार ने केवड़िया में नर्मदा नदी के तट पर एकता क्रूज और रिवर राफ्टिंग सुविधाएं भी विकसित की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रू अर्बन मिशन को लागू करने में गुजरात किस पायदान पर है? तो यहाँ पे 14 का सही जवाब होगा बी ऑप्शन, तीसरे पायदान पर है। जबकि इसको लागू करने के मामले में तेलंगाना शीर्ष पायदान पर है। जबकि तेलंगाना सरकार ने 1885.12 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से इस कार्यक्रम को लागू किया है अपने यहाँ। वहीं श्यामा प्रसाद मुखर्जी रू अर्बन मिशन को लागू करने में तमिलनाडु और गुजरात दूसरे और तीसरे पायदान पर क्रमशः हैं। संगारेड्डी और कामारेड्डी जिले श्यामा प्रसाद मुखर्जी रू अर्बन मिशन को लागू करने वाले 300 समूहों में शीर्ष 2 जिले हैं, जो कहां पड़ते हैं? तेलंगाना में हैं। पंचायती राज और ग्रामीण विकास में उत्कृष्ट प्रदर्शन के कारण तेलंगाना को सर्वोच्च स्थान प्रदान किया गया है। अब बात कर लेते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी रू अर्बन मिशन के बारे में क्या है। इसकी शुरुआत 2016 में केंद्र सरकार द्वारा किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी बुनियादी ढांचे का विकास करना। और रू अर्बन मिशन ने कई स्मार्ट गांवों का एक समूह विकसित कर दिया है अभी तक। तो ये हो गई इसकी व्याख्या की बात। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 है। 15 नंबर क्वेश्चन है, सुशासन सूचकांक 2021 में अन्य राज्यों की किस ग्रुप श्रेणी की समग्र रैंकिंग में गुजरात शीर्ष पर है? तो गुजरात किस ग्रुप श्रेणी में शीर्ष पर है ये बताना है। ए ऑप्शन में उत्तर पूर्व और पहाड़ी राज्य, बी ऑप्शन में ग्रुप ए श्रेणी, सी ऑप्शन में केंद्र शासित प्रदेश की श्रेणी में, डी ऑप्शन में ग्रुप बी श्रेणी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, ग्रुप ए श्रेणी में है। अब इसको और विस्तार से समझने के लिए हम लोग इसकी व्याख्या पे चर्चा करते हैं। तो पहला पॉइंट है, सुशासन दिवस जो 25 दिसंबर 2021 को मनाया जाता है। उस दिवस के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सुशासन सूचकांक 2021 जारी किया। इसे प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग के द्वारा तैयार किया जाता है। इसके अलावा सुशासन आर्थिक परिवर्तन का प्रमुख घटक है। यह न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन पर केंद्रित है। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है कि सुशासन सूचकांक 2021 10 शासन क्षेत्रों और 58 शासन संकेतकों पर आधारित है और इसको जो है प्रमुख रूप से 4 श्रेणियों में बांटा गया है, जिसमें अन्य राज्य ग्रुप ए श्रेणी, अन्य राज्य ग्रुप बी श्रेणी और तीसरा है उत्तर पूर्व और पहाड़ी राज्य और चौथा है केंद्र शासित प्रदेश की श्रेणी में। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है कि 2021 के सुशासन सूचकांक में 20 राज्यों ने अपने समग्र गुड गवर्नेंस इंडेक्स स्कोर में सुधार किया है। वहीं उत्तर प्रदेश ने इस गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2019 के प्रदर्शन की तुलना में 8.9% की वृद्धि दिखाई है। वहीं गुजरात को अन्य राज्यों ग्रुप ए श्रेणी की समग्र रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। यही क्वेश्चन पूछा जा रहा था। जबकि मध्य प्रदेश ने अन्य राज्यों की ग्रुप बी श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल किया है। जबकि मध्य प्रदेश ने अन्य राज्यों की ग्रुप बी श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल किया है। वहीं न्यायपालिका और सार्वजनिक सुरक्षा, पर्यावरण और नागरिक केंद्रित शासन में राजस्थान ने अन्य राज्यों की ग्रुप बी श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल किया है। वहीं अगले पॉइंट में कहा जा रहा है कि उत्तर पूर्व और पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में मिजोरम और जम्मू कश्मीर ने क्रमशः 10.4% और 3.7% की समग्र वृद्धि दिखाई है। वहीं केंद्र शासित प्रदेशों की बात की जाए
तो शीर्ष स्थान पर दिल्ली है, जबकि जम्मू कश्मीर गुड गवर्नेंस इंडेक्स के संकेतकों में 3.7% की वृद्धि का सुधार दिखाया है। यह हो गई इसकी व्याख्या की बात। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 है। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रधानमंत्री ने किस राज्य में मां उमिया धाम विकास परियोजना की आधारशिला रखी। तो यहां पे 16 का सही जवाब क्या होगा? 16 का सही जवाब है बी ऑप्शन, गुजरात में। अब बात करते हैं ये मां उमिया धाम विकास परियोजना क्या है। ठीक है, इसको विस्तार से समझने के लिए हम लोग इसके व्याख्या में चलते हैं। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि पीएम मोदी ने 13 दिसंबर 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात में उमिया माता धाम और मंदिर परिसर से जुड़े मां उमिया धाम विकास परियोजना की आधारशिला रखी। वहीं पीएम मोदी ने लोगों से जैविक खेती अपनाने और फसल के नए पैटर्न और फसलों को अपनाने का आह्वान किया। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री ने 11 दिसंबर 2021 को अहमदाबाद में सरखेज गांधीनगर राजमार्ग पर 16 उमिया परिसर में उमिया धाम मंदिर की आधारशिला रखने के लिए 3 दिवसीय समारोह का उद्घाटन किया। किसने किया? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। तो मां उमिया देवी कदवा पाटीदार समुदाय की अधिष्ठात्री देवी हैं। ऊंझा में उमिया माता मंदिर को पाटीदार समुदाय, विशेष रूप से कदवा पाटीदारों के तीर्थ स्थल और आस्था का केंद्र माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 है। अतुल करवाल को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी एनडीआरएफ का नया डीजी नियुक्त किया गया है। आपको बताना है कि वे किस कैडर के अधिकारी हैं। तो यहाँ पे 17 का सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, वे जो है गुजरात कैडर के अधिकारी हैं। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 है, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस गिरीश ठाकुरलाल नानावती का 18 दिसंबर 2021 को निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष गुजरात उच्च न्यायालय का स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया गया था? तो यहां पे 18 का सही जवाब क्या होगा? बी ऑप्शन, 1979 में उन्हें गुजरात उच्च न्यायालय का स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। अब कौन थे ये जस्टिस गिरीश ठाकुरलाल नानावती? इसके बारे में इस व्याख्या में विस्तार से चर्चा की गई है। तो पहला पॉइंट है 1984 के सिख विरोधी दंगों और 2002 के गोधरा दंगों की जांच करने वाले सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस गिरीश ठाकुरलाल नानावती का 18 दिसंबर 2021 को निधन हो गया। वहीं 17 फरवरी 1935 को पैदा हुए नानावती का 11 फरवरी 1958 को एक वकील के रूप में बॉम्बे हाई कोर्ट में नामांकन हुआ था। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है कि 19 जुलाई 1979 को उन्हें गुजरात उच्च न्यायालय का एक स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था और 14 दिसंबर 1993 को उन्हें उड़ीसा उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया था। इसके अलावा नानावती को 6 मार्च 1995 से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था और 16 फरवरी 2000 को सेवानिवृत्त हुए थे। लेकिन 2014 में जस्टिस नानावती और अक्षय मेहता ने 2002 के दंगों पर गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल को अपनी अंतिम रिपोर्ट पेश की। इसके अलावा इस आयोग की स्थापना 2002 में तत्कालीन मुख्यमंत्री जो आपके प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी ने गोधरा रेलवे स्टेशन के पास साबरमती एक्सप्रेस के 2 डिब्बों को जलाने के बाद हुए दंगों की जांच के लिए की थी, जिसमें 59 कार सेवकों की मृत्यु हो गई थी। इससे पहले न्यायमूर्ति नानावती को केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने मई 2000 में 1984 के सिख विरोधी दंगों की जांच के लिए एक सदस्यीय आयोग में नियुक्त किया था। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा जारी बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता पर सूचकांक में गुजरात ने कितना स्कोर हासिल किया है? तो बताइए 19 का सही जवाब क्या होगा? तो 19 का यहाँ पे सही जवाब होगा 22.28 स्कोर हासिल किया है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं इसकी व्याख्या को। तो पहले पॉइंट में आर्थिक सलाहकार परिषद ने बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता पर सूचकांक जारी किया है। इसे प्रतिस्पर्धात्मक
संस्थान द्वारा तैयार किया गया है। इस सूचकांक में जो क्षेत्र जोड़े गए हैं उनमें बड़े राज्य, छोटे राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और उत्तर पूर्व में विभाजित किया गया है इनको, इस सूचकांक के क्षेत्रों को। वहीं सूचकांक में पश्चिम बंगाल शीर्ष स्थान पर है, वहीं बिहार सूचकांक में सबसे निचले पायदान पर है और छोटे राज्यों की श्रेणी में केरल ने शीर्ष स्थान हासिल किया है, जबकि झारखंड इस श्रेणी में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य रहा है। और वहीं छोटे और बड़े राज्यों में क्रमशः केरल 67.95 स्कोर के साथ और पश्चिम बंगाल 58.95 स्कोर के साथ शीर्ष स्कोरिंग क्षेत्र रहे हैं। इस सूचकांक में 50% से अधिक राज्यों ने राष्ट्रीय औसत से नीचे यानी 28.05% अंक हासिल किए हैं। वहीं राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान ने 25.67 अंक और गुजरात ने 22.28 और बिहार ने 18.23 अंक जैसे बड़े राज्यों का प्रदर्शन औसत से नीचे आ गया। अब बात करते हैं इसकी थोड़ा सा अलग हटके, तो साक्षरता और संख्यात्मक सूचकांक 41 संकेतकों वाले 5 स्तंभों पर आधारित है, जिसमें क्या क्या सम्मिलित किया गया है, जैसे शैक्षिक बुनियादी ढांचा, शिक्षा तक पहुंच, लोगों की शिक्षा तक पहुंच कितनी है, बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं मिल पा रही हैं उन्हें या नहीं मिल पा रही, ये सब, और सीखने के परिणाम, और इसके अलावा शासन का जो वो है कि उनको शासन की कितनी सुविधाएं मिल पा रही हैं, शासन व्यवस्था कैसे चल रही है, इस सूचकांक के 5 स्तंभ हैं। इसके अलावा आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता सूचकांक 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों में मूलभूत शिक्षा की समग्र स्थिति की समझ स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, यानी पहला कदम है। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। 20 नंबर क्वेश्चन है, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत सर्वाधिक लाभार्थियों वाले राज्यों की सूची में कौन सा राज्य तीसरे स्थान पर है? तो बताइए कौन सा राज्य तीसरे स्थान पर है? तो यहाँ पे 20 का सही जवाब क्या होगा? 20 का सही जवाब है बी ऑप्शन, गुजरात जो है तीसरे पायदान पर है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। तो थोड़ा सा समझ लेते हैं इसकी व्याख्या को। तो आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत सबसे अधिक लाभार्थियों वाले राज्यों की सूची में महाराष्ट्र सबसे ऊपरी पायदान पर है। इसके बाद दूसरे पायदान पर तमिलनाडु और तीसरे पायदान पर गुजरात का नंबर आता है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में 6,49,560 लाभार्थी दर्ज किए गए हैं। इसके बाद तमिलनाडु में 5,35,615 और गुजरात में 4,44,741। इसके बाद कर्नाटक में 3,07,164 लाभार्थी दर्ज किए गए हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। पशुपालन और डेयरी विभाग ने स्टार्टअप इंडिया के साथ मिलकर पशुपालन स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज का दूसरा संस्करण किस जगह पर लॉन्च किया है? तो 21 का यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन, आणंद में लॉन्च किया है। आणंद एक जिला है गुजरात का, वहां पे लॉन्च किया है। इसे गुजरात के आणंद में डॉक्टर वर्गीस कुरियन की जन्म शती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाने के एक कार्यक्रम में लॉन्च किया गया था। आगे बढ़ते हैं, देखते क्वेश्चन नंबर 22। चौदह दिसंबर से 16 दिसंबर 2021 तक गुजरात के किस स्थान में आयोजित प्री इवेंट वाइब्रेट गुजरात शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने शिरकत की? तो यहाँ पे 22 का सही जवाब है सी ऑप्शन, आणंद में। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इसकी व्याख्या की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी ने 16 दिसंबर 2021 को कृषि और खाद्य प्रसंस्करण पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित किया। यह सम्मेलन गुजरात सरकार द्वारा 14 दिसंबर से 16 दिसंबर 2021 तक आणंद गुजरात में प्राकृतिक खेती पर ध्यान केंद्रित करते हुए कृषि और खाद्य प्रसंस्करण पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह शिखर सम्मेलन 14 से 16 दिसंबर 2021 तक गुजरात के आणंद में आयोजित हुए प्री इवेंट वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन के एक हिस्से के रूप में आयोजित किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। पब्लिक अफेयर्स सेंटर के एक अध्ययन के अनुसार गुजरात राज्य शासन के प्रदर्शन में किस पायदान पर है? तो यहाँ पे 23 का सही जवाब है ए ऑप्शन, 5वें पायदान पर है। आगे बढ़ते हैं, देखते क्वेश्चन नंबर 24।
24 नंबर क्वेश्चन है, एडीबी के सहयोग से यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से भारत में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए सबसे पहले अनुकरणीय स्कूल कहाँ स्थापित किए जाएंगे? बताइए 24 का सही जवाब क्या होगा? बी ऑप्शन, गुजरात में स्थापित किए जाएंगे। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। एशियाई विकास बैंक ने भारत में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने और छात्रों की शिक्षा पर कोरोना वायरस के प्रभाव को कम करने के लिए 3,752 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसके अलावा एशियाई विकास बैंक की वित्तीय सहायता से स्कूली शिक्षा के लिए एकीकृत योजना और शिक्षा मंत्रालय की नई अनुकरणीय स्कूल पहल में मदद की जाएगी। इसके अलावा अनुकरणीय स्कूल सबसे पहले असम, गुजरात, झारखंड, तमिलनाडु और उत्तराखंड जैसे राज्यों में स्थापित किए जाएंगे। यह समावेशी और न्याय संगत सीखने के परिणामों पर ध्यान केंद्रित करने जैसा है। इसके तहत करीब 1,800 सरकारी स्कूलों को अनुकरणीय स्कूलों में बदल दिया जाएगा। इसके अलावा अनुकरणीय विद्यालय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में सुधार करेंगे और ये पूरे भारत के सरकारी स्कूलों के लिए आदर्श बनेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेटस यानी लीड्स रिपोर्ट 2021 का तीसरा संस्करण जारी किया है। रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य बना है? तो यहाँ पे 25 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन, गुजरात राज्य सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य बना है। तो अब बात करते हैं इसकी व्याख्या की। तो रिपोर्ट के अनुसार गुजरात सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य है, जबकि उत्तर प्रदेश शीर्ष सुधारकर्ता राज्य है। वहीं रिपोर्ट के अनुसार गुजरात, हरियाणा और पंजाब क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे पायदान पर है। और रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश की रैंकिंग 2019 के बाद से 7 स्थान आगे बढ़ गई है और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और झारखंड ने 2019 लीड्स रैंकिंग की तुलना में अपने रैंक में उल्लेखनीय सुधार दिखाया है। इसके अलावा उत्तर पूर्वी राज्यों की बात करें और हिमालयी क्षेत्र के भीतर के राज्यों की बात करें, जैसे जम्मू कश्मीर, वो शीर्ष स्थान पर है। उसके बाद सिक्किम और मेघालय है और अन्य केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली शीर्ष पायदान पर है। इसके अलावा लीड्स सर्वेक्षण 2021 मई से अगस्त 2021 की अवधि में आयोजित किया गया था। इसके लिए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि लीड्स रिपोर्ट 2021 द्वारा दिए गए इनपुट अगले 5 वर्षों में लॉजिस्टिक्स लागत को 5% तक कम करने के लिए फायदेमंद होगा, यानी मार्ग प्रशस्त करेगा। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है, नागरिकों के लिए प्रशासनिक कार्यों को कागज रहित और त्वरित और आसान बनाने के लिए किस प्रदेश सरकार ने ई सरकार ऐप लॉन्च किया है? ए ऑप्शन में उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन में गुजरात, सी ऑप्शन में महाराष्ट्र और डी ऑप्शन में केरल। तो यहाँ पे 26 का सही जवाब होगा बी ऑप्शन, गुजरात सरकार ने इस ऐप को लॉन्च किया है। क्यों लॉन्च किया है, इसको जानने के लिए हम चलते हैं इसकी व्याख्या पे। तो पहला पॉइंट कहता है कि गुजरात सरकार द्वारा पेपरलेस प्रशासन के लिए पायलट आधार पर ई सरकार ऐप 25 दिसंबर 2021 को सुशासन दिवस के अवसर पर लॉन्च किया गया। ई सरकार ऐप सचिवालय, जिला और तालुका स्तर पर सरकारी विभागों और कलेक्टर डीडीओ कार्यालयों पर भी लागू होगा। इसके अलावा ऐप में नागरिक उन्मुख सेवाओं जैसे नागरिक आवेदन, सार्वजनिक शिकायतों और विभिन्न सरकारी कार्यालयों के दौरे के लिए मिलने का निश्चित समय भी शामिल किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। आयुष वन का उद्घाटन अक्टूबर 2021 में गुजरात के किस शहर में किया गया था? आयुष वन का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो 27 का यहाँ पे सही जवाब होगा डी ऑप्शन, गांधीधाम में किया गया था। हाल ही में केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने गांधीधाम गुजरात में आयुष वन का उद्घाटन किया, जहां पर आयुर्वेदिक पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में डेयरी सहकार योजना की शुरुआत की है? तो यहाँ पे 28 का सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन, गुजरात में किया है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अब ये डेयरी सहकार योजना है क्या, इसको जानने के लिए इसकी व्याख्या में चलते हैं। तो पहला पॉइंट कह रहा है, केंद्रीय गृह मामलों के मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात में डेयरी सहकार योजना की शुरुआत की है। यह योजना अमूल के 75वें स्थापना वर्ष के
उपलक्ष्य में शुरू की गई है। वहीं सहकारिता मंत्रालय के तहत 5,000 करोड़ रुपए के परिपक्व के साथ NCDC द्वारा डेयरी सहकार योजना लागू की जाएगी और डेयरी सहकार के तहत यानी गोजाति विकास और दूध खरीद, प्रसंस्करण और गुणवत्ता आश्वासन के लिए पात्र सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अलावा पशुपालन और डेयरी विभाग पशुपालन और डेयरी क्षेत्र के विकास के लिए विभिन्न योजनाओं को लागू किया जाएगा। यह देश में डेयरी क्षेत्र को मजबूत करने के मौजूदा प्रयासों का समर्थन करेगा। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुजरात के किस जिले में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए एक आवास योजना का उद्घाटन किया है? तो यहाँ पे 29 का सही जवाब है डी ऑप्शन, भावनगर में किया है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। भावनगर नगर निगम द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत करीब 1088 किफायती आवासों का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक पूरे देश में साइकिल चलाकर अपना तीसरा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने हासिल किया है? तो यहाँ पे 30 का सही जवाब है ए ऑप्शन, लेफ्टिनेंट कर्नल भरत पन्नू ने हासिल किया है। कौन है भरत पन्नू, इसके बारे में जानते हैं और इसके बारे में कुछ डाटा जानते हैं, तो इसकी व्याख्या पे चलते हैं। तो भारतीय सेना के अधिकारी हैं लेफ्टिनेंट कर्नल भरत पन्नू। ये गुजरात के कोटेश्वर से अरुणाचल प्रदेश के किबिथू तक 3,800 किलोमीटर की दूरी तय करके सबसे तेज साइकिलिंग चलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इन्होंने यह यात्रा 9 दिन में पूरी की है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। देश के पहले स्पोर्ट आर्बिट्रेशन सेंटर ऑफ इंडिया का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो यहाँ पे 31 का सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, गुजरात में किया गया है। तो इसका उद्घाटन किसने किया है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो इसका उद्घाटन केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरण रिजिजू ने गुजरात के अहमदाबाद में भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन किया। ये भारतीय खेल मध्यस्थता केंद्र खेल क्षेत्र में विवादों को तेजी से ट्रैक करने के लिए एक स्वतंत्र निकाय के रूप में कार्य करेगा और खेल से संबंधित मुद्दों के निवारण के लिए एक स्वतंत्र तंत्र के रूप में कार्य करेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। स्वदेशी रूप से निर्मित भारत तटरक्षक जहाज सार्थक 28 अक्टूबर 2021 को भारतीय तटरक्षक बल में कमीशन किया गया। यह गुजरात के किस जिले में स्थित होगा? तो यहाँ पे 32 का सही जवाब है सी ऑप्शन, ये पोरबंदर में स्थित होगा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। सार्थक को भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक के नटराजन द्वारा गोवा में कमीशन और राष्ट्र को समर्पित किया गया। सार्थक गुजरात के पोरबंदर में स्थित किया जाएगा। ये कमांडर तटरक्षक क्षेत्र उत्तर पश्चिम की संचालन और प्रशासनिक नियंत्रण के तहत भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर संचालित होगा। इसके अलावा सार्थक 105 मीटर लंबा जहाज है। यह 9,100 किलोमीटर डीजल इंजन द्वारा संचालित होगा, जिसे 26 समुद्री मील की अधिकतम गति प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया गया है। साथ ही सार्थक भारत तटरक्षक बल के लिए गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाए जा रहे 5 अपतटीय गश्ती जहाजों की श्रृंखला में से चौथे नंबर का जहाज है। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसको जान लेते हैं। तो भारत की पहली पन्नी नस्ल की टेस्ट ट्यूब भैंस के बछड़े का जन्म कहां हुआ है? तो यहाँ पे 33 का करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन, गुजरात में हुआ है। अब कैसे हुआ है पन्नी नस्ल की टेस्ट ट्यूब भैंस के बछड़े का जन्म, इसके बारे में जानने के लिए थोड़ा सा इसकी व्याख्या पे चलते हैं। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि भारत की पहली पन्नी नस्ल की टेस्ट ट्यूब भैंस के बछड़े का जन्म गुजरात में हुआ है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की मदद से बंडी नस्ल के बछड़े का जन्म कराया गया है। भैंस की बंडी नस्ल मुख्य रूप से गुजरात के कच्छ क्षेत्र में पाई जाती है। ये भी पूछा जा सकता है कि इस नस्ल की भैंस कहाँ पाई जाती है, तो गुजरात के कच्छ क्षेत्र में पाई जाती है। इसके अलावा अगला पोर्शन है कि बंडी नस्ल की टेस्ट ट्यूब भैंस बछड़ा आनुवंशिक रूप से बेहतर भैंसों की संख्या में वृद्धि करेगा और दूध उत्पादन बढ़ाने में भी मदद करेगा। इसके अलावा बंडी भैंस शुष्क वातावरण में अपनी लचीलापन और उच्च दूध उत्पादन क्षमता के लिए जाना जाता है। इसके अलावा नस्ल ने 6 गर्भधारण हासिल किए थे, जिन्हें IVF तकनीक के माध्यम से भ्रूण के साथ प्रत्यारोपित किया गया था।
और बन्नी दाताओं के भ्रूण 18 प्राप्तकर्ता भैंसों में प्रत्यारोपित किए गए थे। इस प्रक्रिया को रेमंड ग्रुप की सामाजिक पहल एनजीओ जेके ट्रस्ट के जेके बोआजेनिक्स द्वारा अंजाम दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, देखते क्वेश्चन नंबर 34। किस राज्य ने निर्माण और औद्योगिक श्रमिकों को रियायती दरों पर इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन उपलब्ध कराने के लिए ग्रो ग्रीन योजना और इसके पोर्टल की शुरुआत की है? तो यहाँ पे 34 का करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, गुजरात राज्य ने इसकी पहल की है। अब ये गो ग्रीन योजना क्या है, तो इसके बारे में जानने के लिए इसकी व्याख्या पे चलते हैं। तो गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य के निर्माण और औद्योगिक श्रमिकों को रियायती दरों पर इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन उपलब्ध कराने के मकसद से गो ग्रीन योजना और इसके पोर्टल की शुरुआत की है। योजना के तहत संगठित क्षेत्र के एक कर्मचारी को इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर की खरीद पर वाहन की कीमत पर 30% या 30,000 रुपए जो भी कम हो की सब्सिडी मिलेगी। इसके अलावा निर्माण क्षेत्र के श्रमिकों को वाहन की कीमत पर 50% या 30,000 रुपए जो भी कम हो की सब्सिडी मिलेगी। इसके अलावा पहले चरण में राज्य सरकार 1,000 निर्माण श्रमिकों और 2,000 संगठित क्षेत्र के श्रमिकों को दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहन प्रदान करेगी। वहीं एक बार चार्ज करने पर 50 किलोमीटर की दूरी तय करने में सक्षम हाई स्पीड मॉडल ही इस योजना के तहत कवर किए जाएंगे। इसके अलावा योग्य श्रमिक जो हैं उनके लिए आवश्यक दस्तावेज अपलोड करके इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों का चयन और बुकिंग करने के लिए पोर्टल का उपयोग किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, देखते क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि नीमाबेन आचार्य किस राज्य विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई हैं? तो 35 का यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? डी ऑप्शन, गुजरात विधानसभा। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इसकी व्याख्या की बात करते हैं तो थोड़ा सा जान लेते हैं नीमाबेन आचार्य के बारे में। तो भाजपा की वरिष्ठ विधायक नीमाबेन आचार्य गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। उनके नाम का प्रस्ताव मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने किया था और विपक्ष के नेता परेश धनानी ने इसका समर्थन किया। नीमाबेन आचार्य एक स्त्री रोग विशेषज्ञ है और वह महिला सशक्तिकरण, ग्रामीण विकास और खेल से संबंधित विभिन्न गतिविधियों में शामिल रही हैं। उन्होंने राजेंद्र त्रिवेदी की जगह ली है, जिन्हें भूपेंद्र पटेल सरकार में वरिष्ठ मंत्री के रूप में सम्मिलित किया गया है। इसके अलावा जेठा भरवाड़ को उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है, जबकि पंकज देसाई को मुख्य सचेतक यानी व्हिप नियुक्त किया गया है। इसके अलावा बात करें तो विट्ठल भाई पटेल 1925 में केंद्रीय विधानसभा के पहले अध्यक्ष थे। अब बात करते हैं गुजरात विधानसभा के बारे में 2 पॉइंट में। यह भारतीय राज्य गुजरात की एक सदनी विधायिका है। वर्तमान में इस विधानसभा में 182 सदस्य एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों से सीधे चुने जाते हैं, यानी इसमें केवल विधानसभा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किस राज्य के कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड का एक उत्पाद अमूल शहद लॉन्च किया है? तो किस राज्य ने लॉन्च किया है? किस राज्य के कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड ने यह अमूल शहद नामक एक उत्पाद लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, गुजरात राज्य ने लॉन्च किया है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 37। गुजरात के नए मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है कि वे गुजरात के 19वें मुख्यमंत्री हैं। ये गलत है, क्योंकि वे जो है 17वें मुख्यमंत्री हैं। अगला है वह घाट लोडिया विधानसभा सीट से पहली बार विधायक बने हैं। ये कथन सत्य है, इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। वे 12 सितंबर को गुजरात के नए मुख्यमंत्री बने हैं, 2021 में बने हैं। वह गुजरात के 17वें मुख्यमंत्री हैं। इसके अलावा वह गुजरात के घाट लोडिया से पहली बार विधायक बने हैं। वह पाटीदार समुदाय से आते हैं और वह अहमदाबाद शहर से मुख्यमंत्री चुने जाने वाले पहले नेता हैं। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के तीसरे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020-21 के तहत बड़े राज्यों की श्रेणी में कौन सा राज्य शीर्ष पायदान पर है? तो यहाँ पे 38 का सही जवाब होगा सी ऑप्शन, गुजरात जो है शीर्ष पायदान पर है।
तो अब ये तीसरे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो इसके लिए हम लोग चलते हैं फटाफट इसके व्याख्या पे। तो पहला पॉइंट कहता है कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने 20 सितंबर 2021 को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का तीसरा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020-21 जारी किया, जिसमें बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान गुजरात को मिला है। उसके बाद केरल और तमिलनाडु का नंबर आता है, जबकि निचले पायदान पर बिहार है। छोटे राज्यों की सूची में गोवा पहले स्थान पर, उसके बाद मेघालय और मणिपुर का नंबर आता है, और इसमें जो है सबसे निचले स्थान पर मिजोरम है। वहीं केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो जम्मू कश्मीर जो है पहले पायदान पर है, उसके बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और दिल्ली का नंबर आता है, और निचले पायदान पर लक्षद्वीप है। और राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक की बात करें तो इसे 5 महत्वपूर्ण मानकों को सम्मिलित किया गया है, जिसमें मानव संसाधन संस्थागत डाटा, जिसमें 20% जो है इसका भार रहता है। इसके अलावा अनुपालन है, 30% इसका भार रहता है। इसके अलावा खाद्य परीक्षण अवसंरचना और निगरानी, इसका भी 20%, और इसके अलावा प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, इसका भार जो है 10% रहता है। और उपभोक्ता सशक्तिकरण, और इसके अलावा अंतिम है उपभोक्ता सशक्तिकरण, इसका भार जो है 20% रहता है। इस प्रकार इसके मानक तय किए जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की। 11 सितंबर 2021 को पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किस जगह पर सरदार धाम भवन का उद्घाटन किया है? तो आपको बताना है यहाँ पे कि पीएम मोदी ने किस जगह पर सरदार धाम भवन का उद्घाटन किया है। तो यहाँ पे 39 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, अहमदाबाद में किया है। कब किया है? 11 सितंबर 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सरदार धाम भवन का उद्घाटन किया है। उन्होंने सरदार धाम फेज 2 कन्या छात्रावास यानी बालिका छात्रावास का भूमि पूजन किया। इसके अलावा सरदार धाम भवन जो अहमदाबाद में स्थित है, पीएम मोदी ने खेड़ा आंदोलन में सरदार पटेल द्वारा निभाई गई भूमिका का भी यहाँ पे जिक्र किया और उनको इसके लिए याद भी किया। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। पहली टेक्सटाइल पार्सल ट्रेन को कहां से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया? तो यहाँ पे 40 का सही जवाब है बी ऑप्शन, उधना गुजरात से। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। रेल एवं कपड़ा राज्य मंत्री दर्शना जरदोश ने 6 सितंबर 2021 को सूरत के उधना न्यू गुड्स सेट से इस कपड़ा पार्सल ट्रेन को पटना के निकट दानापुर और मुजफ्फरपुर के रामदयालु नगर के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तो आप ये फैक्ट है याद करते जाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो गुजरात के जो रीजनल एग्जाम है, ठीक है, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है, गुजरात सरकार और अमेजन इंडिया ने किस क्षेत्र के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो यहाँ पे 41 का सही जवाब है बी ऑप्शन, एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए गुजरात सरकार और अमेजन इंडिया ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, एमएसएमई क्षेत्र के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो एमएसएमई क्षेत्र के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए गुजरात सरकार और अमेजन इंडिया के बीच जो करार हुआ है उसको समझने के लिए हम लोग चलते हैं इसकी व्याख्या पे। तो इसका पहला पॉइंट कह रहा है कि गुजरात सरकार में उद्योग और खान विभाग के एमएसएमई आयुक्त रंजीत कुमार और अमेजन इंडिया के ग्लोबल ट्रेड हेड कामरा के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। यह गुजरात के एमएसएमई को वैश्विक बाजार में अपनी पहुंच बढ़ाने में मदद करेगा। यह आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगा। इस एमओयू के तहत अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, भरूच और राजकोट जैसे शहरों में ट्रेनिंग सेशन और वेबिनार और वर्कशॉप का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा इस एमओयू से गुजरात की एमएसएमई इकाइयों की क्षमता में वृद्धि होगी। इसके अलावा यह भारतीय बाजार और संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ब्राजील, फ्रांस, जर्मनी, यूके, ऑस्ट्रेलिया आदि जैसे देशों के बीच संबंध भी स्थापित करेगा। इसके अलावा अब आगे अमेजन इंडिया द्वारा ई कॉमर्स के माध्यम से कपड़ा, रत्न और गहने, हस्तशिल्प, स्वास्थ्य सेवा और हर्बल जैसे उत्पादों का निर्यात किया जा सकेगा। वहीं गुजरात में 3,45,000 से अधिक एमएसएमई मौजूद है। यह राज्य के आर्थिक और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए ये जो है गुजरात सरकार और अमेजन इंडिया के बीच एमएसएमई क्षेत्र के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए ये समझौता किया गया है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। 42 नंबर क्वेश्चन कहता है, गुजरात सरकार ने
किस क्षेत्र के विकास के लिए वतन प्रेम योजना लागू की है? तो यहाँ पे 42 का सही जवाब होगा ए ऑप्शन, ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए वतन प्रेम योजना लागू की गई है। तो अब वतन प्रेम योजना के बारे में जानते हैं, तो इसके लिए इसकी व्याख्या पे चलते हैं। तो पहला पॉइंट कहता है कि वतन प्रेम योजना की सोसाइटी इस योजना की शासी निकाय है। वहीं योजना की सुचारू क्रियान्वयन के लिए एक परियोजना प्रबंधन इकाई का गठन किया गया है। इसके अलावा वतन प्रेम योजना 7 अगस्त 2021 को शुरू की गई थी। इस योजना के शासी निकाय ने 1000 करोड़ रुपए के कार्यों का प्रस्ताव दिया है, जिन्हें दिसंबर 2022 तक पूरा किया जाना है। इस योजना के तहत NRI ग्रामीण स्तर की परियोजना की लागत का 60% योगदान कर सकते हैं और शेष राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। इसका भी थोड़ा इतिहास रहा है वतन प्रेम योजना का। इसको पूर्व में मदार-ए-वतन योजना का पुनः पैक संस्करण माना जा रहा है और इसमें स्कूलों में स्मार्ट कक्षाओं, सामुदायिक हॉल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, आंगनवाड़ी, पुस्तकालय आदि जैसी ग्राम स्तरीय परियोजना को शामिल किया जाएगा इसमें। आगे बढ़ते हैं, देखते क्वेश्चन नंबर 43। गुजरात सरकार साल 2022 में 10 से 13 मार्च तक किस स्थान पर 12वें डिफेंस एक्सपो 2022 की मेजबानी करेगा? तो 12वें डिफेंस एक्सपो 2022 की मेजबानी गुजरात कहाँ करेगा? गुजरात सरकार कहाँ करेगी? तो किस जिले में करेगी ये आपको बताना है। तो 43 का सही जवाब है डी ऑप्शन, गांधीनगर में। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। हाल के आंकड़ों के अनुसार जीरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो जीरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य क्या है? 44 का सही जवाब है डी ऑप्शन, गुजरात। अभी के हाल ही के आंकड़ों के अनुसार 2020-21 के दौरान जीरे का उत्पादन 8.56 लाख टन आंका गया था, जो पिछले वर्ष के 9.12 लाख टन से कम है। और बात करें कि कौन सा उत्पादक राज्य जो है सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, तो यहाँ गुजरात जो है जीरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, जहाँ 2020-21 के दौरान उत्पादन 4.29 लाख टन रहा है, जबकि राजस्थान में मसाला बीज फसल का उत्पादन 4.25 लाख टन होने का अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। 45 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के किस संसदीय क्षेत्र में गर्भवती महिलाओं के लिए लड्डू वितरण योजना की शुरुआत की है? तो गुजरात के किस जिले में किया है ये बताना है आपको। तो 45 का सही जवाब क्या है? सी ऑप्शन, गांधीनगर में। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। तो इसको थोड़ा सा और समझने के लिए, लड्डू वितरण योजना को थोड़ा और समझने के लिए इसकी थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने संसदीय क्षेत्र गांधीनगर में गर्भवती महिलाओं के लिए लड्डू वितरण योजना की शुरुआत की। गांधीनगर में लगभग 7000 गर्भवती महिलाओं को उनके बच्चे के जन्म तक गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से हर महीने लगभग 15 पौष्टिक लड्डू मुफ्त में उपलब्ध करवाए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। पीएम मोदी ने 20 अगस्त 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात के सोमनाथ में कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जिसके तहत उन्होंने कितने करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले श्री पार्वती मंदिर की आधारशिला रखी? तो ये जो श्री पार्वती मंदिर बन रहा है, ठीक है, वो कितने करोड़ रुपए का बन रहा है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे 46 का राइट आंसर है बी ऑप्शन, 30 करोड़ का बन रहा है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। आगे बढ़े तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। नए रामसर आर्द्र भूमि स्थलों के संदर्भ में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो है बी जो है सुमेलित नहीं है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश, जबकि यहाँ पे हरियाणा होना चाहिए। भारत की 4 और आर्द्र स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्र स्थलों की रामसर सूची में जोड़ा गया है। ये स्थल कौन से हैं? गुजरात के थोल और वाधवाना और हरियाणा के सुल्तानपुर और भिंडावास। अब बात करते हैं जो 4 अभयारण्य जो है रामसर आर्द्र भूमि स्थलों में जोड़े गए हैं। पहला है भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य। यह हरियाणा का सबसे बड़ा आर्द्र भूमि है। यह मानव निर्मित होने के साथ ही मीठे पानी वाली आर्द्र भूमि है। इस स्थल पर 10 संकटग्रस्त प्रजातियां पाई जाती हैं। इसके अलावा दूसरा है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। इसमें प्रवासी और स्थानीय प्रवासी जल पक्षियों की
220 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। यह लुप्त प्राय मिस्र के गिद्ध, सेकलर, फाल्कन और ब्लैक बेलेड टर्न का घर है। तीसरा है थोल झील। थोल झील वन्यजीव अभयारण्य मध्य एशियाई फ्लाईवे पर स्थित है। यह 30 से अधिक संकटग्रस्त जल पक्षी प्रजातियों का घर है। और चौथा है वादवाना वेटलैंड। यह वेटलैंड प्रवासी जल पक्षियों को सर्दियों में रहने के लिए उचित स्थान प्रदान करती है। यह 80 से अधिक प्रजातियों का घर है जो मध्य एशियाई फ्लाईवे पर प्रवास करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। अड़तालीस नंबर क्वेश्चन है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अगस्त 2021 में ई नगर मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो यहाँ पे 48 का सही जवाब होगा बी ऑप्शन, गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी, उनके द्वारा ई नगर मोबाइल एप्लीकेशन और पोर्टल लॉन्च किया गया था। ई नगर के अंतर्गत 10 मॉड्यूल और 52 सेवाएं शामिल हैं। ई नगर के अंतर्गत आने वाली कुछ सेवाओं में जैसे संपत्ति कर, पेशेवर कर, जल और जल निकासी शिकायतें और शिकायत निवारण और भवन निर्माण की अनुमति, आग और आपातकालीन सेवाएं शामिल हैं। इसके अलावा गुजरात शहरी विकास मिशन ई नगर परियोजनाओं के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्यरत है। इसमें 162 नगर पालिकाओं और 8 नगर निगमों सहित कुल 170 स्थानों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। गुजरात में आयुर्वेद में शिक्षण और अनुसंधान संस्थान स्थापित करने के उद्देश्य से किस स्थान पर स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेद और गुजरात सरकार के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो यहाँ पे 49 का सही जवाब क्या होगा? बी ऑप्शन, जामनगर में। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है, देश का कौन सा उच्च न्यायालय औपचारिक रूप से कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करने वाला भारत का पहला न्यायालय बन गया है? तो यहाँ पे 50 का सही जवाब होगा बी ऑप्शन, गुजरात। गुजरात उच्च न्यायालय जो है पहला उच्च न्यायालय बन गया है जिसने अपनी कार्रवाई को लाइव स्ट्रीमिंग शुरू किया है। इसको थोड़ा सा और जान लेते हैं, तो इसकी व्याख्या पे चलते हैं। भारत के पूर्व न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना ने पूर्व सीजेआई वाई.वी. चंद्रचूड़ की 101वीं जयंती की पूर्व संध्या पर गुजरात उच्च न्यायालय की कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग का शुभारंभ किया, जिसके तहत न्यायमूर्ति रमन्ना ने कहा कि सूचना के प्रसार जो अनुच्छेद 19 भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है का एक पहलू है। इसके लिए अदालती कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह उच्च न्यायालय 26 अक्टूबर 2020 से अपने यूट्यूब चैनल पर कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग करने वाला उच्च न्यायालय बन गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51। अमेजन ने गुजरात के किस जिले में अपना पहला डिजिटल केंद्र लॉन्च किया है? तो यहाँ पे 51 का सही जवाब है डी ऑप्शन, सूरत में किया है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 है, भारत का पहला बालिका पंचायत चुनाव गुजरात के किस गांव में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है? तो यहाँ पे 52 का सही जवाब है सी ऑप्शन, कुनरिया गांव में। अब ये कुनरिया गांव कहाँ है और ये पहला बालिका पंचायत चुनाव क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। तो इसकी व्याख्या पे चलते हैं। तो इसका पहला पॉइंट कहता है कि भारत का पहला बालिका पंचायत चुनाव गुजरात के कुनरिया गांव में सफलतापूर्वक संपन्न कराया गया। इस बालिका पंचायत में 10 से 21 साल की उम्र की युवतियों ने चुनाव लड़ा। करीब 400 मतदाताओं ने मतदान किया। यह बालिका पंचायत भविष्य के पंचायत चुनावों के लिए लड़कियों में नेतृत्व के गुण को विकसित करने में मदद कर रही है, जिसके तहत पंचायत लड़कियों द्वारा और लड़कियों के लिए चलाई जा रही है। इसके अलावा बालिका पंचायत मुख्य रूप से बालिकाओं और किशोरियों की समस्याओं का समाधान करेगी। और यहाँ पे बात करें तो भारती गरवा जो है बालिका पंचायत की पहली सरपंच चुनी गई है। तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय प्रणाली है। 73वें संविधान संशोधन ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया है। वहीं संविधान का अनुच्छेद 243D पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करता है। आगे बढ़ते हैं, देखते क्वेश्चन नंबर 53। भारत का सबसे बड़ा
सौर पार्क गुजरात के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो यहाँ पे 53 का सही जवाब है डी ऑप्शन, कच्छ गुजरात में स्थापित किया जाएगा। डी ऑप्शन सही जवाब है। बात करते हैं इसकी व्याख्या की। एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड गुजरात के कच्छ के रण में 4750 मेगावाट का अक्षय ऊर्जा पार्क स्थापित करेगी। यह भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क होगा। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने एनटीपीसी आरईएल को अल्ट्रा मेगा अक्षय ऊर्जा पावर पार्क योजना के तहत अक्षय ऊर्जा पार्क स्थापित करने की मंजूरी प्रदान की है। और वहीं बात करें एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड इस पार्क से हरित हाइड्रोजन भी उत्पन्न करेगी। एनटीपीसी 2032 तक 60 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता बनाने की योजना बना रहा है। अगला है क्वेश्चन नंबर 54। किस राज्य की पंचमुली झील से 190 से अधिक मगरमच्छों को किसी और झील में स्थानांतरित किया गया है? तो यहाँ पे 54 का सही जवाब क्या है? तो 54 का सही जवाब है सी ऑप्शन, गुजरात में किया गया है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 कहता है पीएम मोदी ने पुनर्विकसित गांधीनगर रेलवे स्टेशन के ऊपर नवनिर्मित 5 सितारा होटल का उद्घाटन किया। यह कितने कमरों वाला 5 सितारा होटल है? तो आपको यहाँ पे बताना है कि यह कितने कमरों वाला 5 सितारा होटल है। तो यहाँ पे 55 का सही जवाब है सी ऑप्शन, 318 कमरों वाला जो है 5 सितारा होटल है ये। इसकी व्याख्या की बात करें, पुनर्विकसित गांधीनगर रेलवे स्टेशन के ऊपर नवनिर्मित 318 कमरों वाला 5 सितारा होटल भारत का पहला ऐसा होटल है जिसमें 318 कमरों वाला जो है, जिसमें 318 कमरे हैं। गांधीनगर रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास और स्टेशन के शीर्ष पर 5 सितारा होटल का निर्माण जनवरी 2017 में शुरू हुआ था। अभी हाल ही में पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात में कई अन्य परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया, जिसके तहत उन्होंने गांधीनगर वाराणसी साप्ताहिक सुपरफास्ट ट्रेन और गांधीनगर वरेथा MEMU ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। अमित शाह ने राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय में अनुसंधान आधारित उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया? तो यहाँ पे 56 का सही जवाब है डी ऑप्शन, गांधीनगर में किया। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इससे वैज्ञानिक तकनीक की मदद से सबूत जुटाने और आरोपी की कबूलनामे में मदद मिलेगी, इसलिए इस केंद्र का जो है उद्घाटन किया गया है। और यह युवाओं को नशीली दवाओं और नशीले पदार्थों की लत से मुक्त होने में भी मदद करेगा और देश में जब्त दवाओं और नशीले पदार्थों का अनुसंधान और विश्लेषण करेगा। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय पुलिस के लिए महिलाओं के खिलाफ अपराध की जांच पर आभासी प्रशिक्षण मॉडल का भी उद्घाटन किया। हाल ही में सरकार ने गांधीनगर में फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा भी प्रदान किया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। प्रधानमंत्री ने गुजरात के किस जिले में जिन गार्डन और काइजन एकेडमी का उद्घाटन किया है? तो यहाँ पे 57 का सही जवाब होगा ए ऑप्शन, अहमदाबाद में किया है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। किस प्रदेश सरकार द्वारा कृषि विविधीकरण योजना 2021 ई लॉन्च की गई है? तो यहाँ पे 58 का सही जवाब है बी ऑप्शन, गुजरात में लॉन्च की गई है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इसको किसने लॉन्च किया था? पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने इसको लॉन्च किया था और इस योजना से राज्य के 14 आदिवासी जिलों के 1.26 लाख से अधिक किसान लाभान्वित होंगे और इस योजना के अंतर्गत 31 करोड़ रुपए की उर्वरक बीज सहायता आदिवासी किसानों को दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। किस राज्य सरकार ने नारगोल बंदरगाह के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है? तो यहाँ पे 59 का सही जवाब है बी ऑप्शन, गुजरात सरकार ने दिए है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 60। दूध उत्पादकों के लिए माइक्रो एटीएम प्रणाली किस राज्य में शुरू किया गया है? तो यहाँ पे 60 का सही जवाब है बी ऑप्शन, गुजरात में शुरू किया गया है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। तो आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। 61 नंबर क्वेश्चन है, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए किस प्रदेश सरकार ने ई निर्माण पोर्टल और उसका मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो यहाँ पे 61 का सही जवाब क्या होगा? 61 का सही जवाब होगा बी ऑप्शन, गुजरात सरकार ने लॉन्च किया है।
इसकी व्याख्या पे चलें तो यह असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के पंजीकरण के लिए ऑनलाइन सेवा प्रदान करता है। इसमें लगभग 9.20 लाख असंगठित क्षेत्र के श्रमिक पहले से ही पंजीकृत हैं। सरकार ने उन्हें यू-विन कार्ड भी प्रदान किए हैं। यू-विन कार्ड असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को विभिन्न सरकारी योजनाओं जैसे मां अमृतम योजना और श्रमिक अन्नपूर्णा योजना आदि का लाभ प्राप्त करने में मददगार सिद्ध हो रहे हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 62। पहला अंतर्राष्ट्रीय मेरीटाइम सर्विसेज क्लस्टर किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये क्लस्टर जो है गुजरात में स्थापित किया जाएगा। ए ऑप्शन सही जवाब है। गुजरात मैरीटाइम बोर्ड ने 7 जून 2021 को गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सेवा क्लस्टर स्थापित किए जाने की घोषणा की। कब किया गया? 7 जून को 2021 को। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। 63 नंबर क्वेश्चन कहता है विश्वामित्री नदी कार्य योजना जिसे हाल ही में एनजीटी द्वारा मंजूरी दी गई किस राज्य से संबंधित है? तो यहां पे 63 का सही जवाब है ए ऑप्शन, गुजरात राज्य से संबंधित है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 64। गुजरात धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2021 को अप्रैल में गुजरात की विधानसभा द्वारा पारित किया गया। गुजरात लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने वाला कौन सा राज्य बन गया है? तो यहाँ पे 64 का सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, तीसरा राज्य बन गया है। यह अप्रैल में विधानसभा में पारित किया गया और राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने विधायक को अपनी स्वीकृति दे दी। इसमें विवाह के माध्यम से जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ अधिक कठोर दंड का प्रावधान किया गया है। इसने गुजरात धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2003 में संशोधन किया है। इसके अलावा 2 संशोधन विधेयक और थे जो गुजरात निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2021 और गुजरात संशोधन विधेयक 2021 आदि सहित कई और विधेयकों पर भी उन्होंने सहमति प्रदान की। एक गुजरात पंचायत संशोधन विधेयक 2021 था, उसको भी उन्होंने अपनी सहमति प्रदान की। इसके अलावा गुजरात जो है लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने वाला तीसरा राज्य बन गया है। इससे पहले उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश बना चुके हैं ऑलरेडी। लव जिहाद शब्द को मौजूदा कानून द्वारा परिभाषित नहीं किया गया है, ये खास बात है। तो आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है हाल ही में खबरों में रही केसर आम किस्म का उत्पादन किस राज्य में किया जाता है? केसर आम किस्म का उत्पादन गुजरात राज्य में किया जाता है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 66। एनजीटी ने किस राज्य के बन्नी घास के मैदानों से सभी अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया है? तो ये जो है बन्नी घास के मैदान जो है गुजरात में है, जिनको हटाने का आदेश दिया है एनजीटी ने। इनको 6 महीने के भीतर गुजरात के बन्नी घास के मैदानों से सभी अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया है। यह मैदान गुजरात के कच्छ के रण के पास स्थित एशिया का सबसे बड़ा घास का मैदान है। यह लगभग 2618 किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसके अंतर्गत गुजरात का लगभग 45% चारागाह क्षेत्र आता है। बन्नी में ही 2 पारिस्थितिकी तंत्र, आर्द्र भूमि और घास के मैदान एक साथ पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 67। 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत ने 2020-21 वित्तीय वर्ष के दौरान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई प्रवाह में 10% की वृद्धि दर्ज की है, जिसके तहत किस प्रदेश को सबसे ज्यादा एफडीआई प्राप्त हुई है? तो सबसे ज्यादा एफडीआई किसको प्राप्त हुई है? तो गुजरात को प्राप्त हुई है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 2020-21 में 10% की वृद्धि दर्ज की गई है और सबसे अधिक कुल 81.72 मिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित किया है, भारत ने लिया है। पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान एफडीआई इक्विटी प्रवाह में 19% की वृद्धि हुई है। वहीं वित्तीय वर्ष 2020-21 में सिंगापुर सबसे बड़ा एफडीआई निवेशक रहा है भारत में। इसके बाद यूएसए और मॉरिशस का स्थान है। वहीं कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के क्षेत्र ने कुल एफडीआई का 44% हिस्सा प्राप्त किया है। इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर 13%, इसके बाद सर्विसेज 8% का स्थान आता है। और वहीं गुजरात की बात करें तो सबसे ज़्यादा एफडीआई प्राप्त करने वाला राज्य रहा है। दूसरे और तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र और कर्नाटक है। और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की बात करें क्या है, ये आपको समझा देता हूँ।
तो इसका अर्थ होता है कि एक देश में किसी फर्म या व्यक्ति द्वारा दूसरे देश में स्थित व्यवसाय में किया गया निवेश जो है एफडीआई कहलाता है। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 क्या कहता है? हाल ही में खबरों में रबारी, भरवाड़, चारण, अहिर, जट, मेर, सामा जैसे पशुचारी समुदायों का घर कौन सा राज्य है? तो 68 का सही जवाब है डी ऑप्शन, गुजरात में रहती है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 69। इटली ने भारत में अपनी पहली मेगा पार्क परियोजना किस राज्य में शुरू की है? तो ये परियोजना जो है इटली ने गुजरात राज्य में शुरू की है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और कहाँ किया है? गुजरात में भी कहाँ किया है? मेहसाणा जिले के फणीधर में भारत में अपनी पहली मेगा फूड पार्क परियोजना को शुरू किया है। इस परियोजना का उद्देश्य दोनों देशों के कृषि और उद्योग के बीच तालमेल बनाना है और इस क्षेत्र में नई और कुशल प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करना है। इसका मुख्य उद्देश्य है। तो आप इसको समझ लीजिएगा। कुल मिला के ये है दोनों देशों के बीच कृषि और उद्योग के बीच तालमेल बिठाना है और इसकी शुरुआत कहाँ हुई है? गुजरात के मेहसाणा जिले में। अगला है क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 है प्रख्यात गुजराती कवि दादू दान गढ़विका का 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? आपको बताना है कि उन्हें किस वर्ष पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो 70 का सही जवाब है सी ऑप्शन, 2021 में उन्हें ये पुरस्कार मिला था और ये जो है लोक साहित्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें याद किया जाएगा। उन्हें गुजरात गौरव पुरस्कार और झावर चंद मेधानी पुरस्कार भी मिल चुका है। 2021 में उन्हें साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। अगला है क्वेश्चन नंबर 31। अगला क्वेश्चन नंबर 71। प्रख्यात गुजराती और हिंदी फिल्म अभिनेता अमित मिस्त्री का 47 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने किस बॉलीवुड की फेमस फिल्म में काम किया है? तो इनमें से उन्होंने यमला पगला दीवाना फिल्म में काम किया है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। इसके अलावा उन्होंने कई हिंदी फिल्मों में काम किया है जिनमें क्या कहना, 1:40 की आखिरी लोकल, यमला पगला दीवाना आदि फिल्में उनकी हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते क्वेश्चन नंबर 72। किस राज्य के पूर्व पुलिस महानिदेशक शब्बीर हुसैन शेख दाम खंडवाला को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई की भ्रष्टारोधी इकाई का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो वे जो है गुजरात राज्य से आते हैं। डी ऑप्शन सही जवाब है। उन्होंने राजस्थान के पूर्व डीजीपी अजीत सिंह का स्थान लिया है जिनका कार्यकाल 31 मार्च 2021 को समाप्त हो गया था। अजीत सिंह को अप्रैल 2018 में इस पद पर नियुक्त किया गया था। 1973 बैच के आईपीएस अधिकारी शब्बीर हुसैन दिसंबर 2010 में गुजरात डीजीपी से सेवानिवृत्त हुए थे। अगला क्वेश्चन नंबर 73। हाल ही में समाचार में उल्लिखित झुरान संरचना किस राज्य में है? तो ये जो है झुरान संरचना जो है गुजरात में है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इसके छोटे से व्याख्या पे बात चलते हैं। तो शोधकर्ता गुजरात के कच्छ में झुरान संरचना का अध्ययन कर रहे हैं जो 145 से 201 मिलियन वर्ष पुरानी है यानी प्राचीन है। इस क्षेत्र में हेमेटाइट संगठन की विस्तृत भू रसायन व स्पेक्ट्रोस्कोपिक जांच से इसके मंगल ग्रह के समान होने का पता चलता है। अगला क्वेश्चन नंबर 74। संयुक्त कमांडरों का सम्मेलन गुजरात में किस स्थान पर शुरू किया गया था? तो यहाँ पे 74 का सही जवाब है डी ऑप्शन, केवड़िया में शुरू किया गया था। डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75। भारतीय कौशल संस्थान की स्थापना किन 3 राज्यों में की जा रही है? तो ये 3 राज्य हैं महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश। इनमें भी बात करते हैं तो महाराष्ट्र में मुंबई, गुजरात में अहमदाबाद और उत्तर प्रदेश में कानपुर जिले जो है सम्मिलित है इसमें। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। 76 नंबर क्वेश्चन कहता है कि गुजरात सरकार और अडानी पोर्ट और SEZ लिमिटेड ने गुजरात के किस जिले में भारत के सबसे बड़े मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहां पर बनेगा? तो इसके लिए बताया गया है। तो 76 का सही जवाब है
76 का सही जवाब है ए ऑप्शन अहमदाबाद में। इसकी व्याख्या पे चलते हैं तो गुजरात सरकार और अडानी पोर्ट और SEZ लिमिटेड ने अहमदाबाद गुजरात में विरोचन नगर में भारत के सबसे बड़े मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना के लिए समझौता किया है। प्रस्तावित पार्क अहमदाबाद में विरोचन नगर में 1450 एकड़ में बनाया जाएगा। इसे अगले 3 वर्षों में 50,000 करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश के साथ चरणबद्ध तरीके से स्थापित किया जाएगा। यह पार्क दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारे के साथ रेल से जुड़ा हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री ने गुजरात की किस जगह में सेल इंडिया के तरलीकृत प्राकृतिक गैस LNG की ट्रक लदान यूनिट का उद्घाटन किया है? तो ये यूनिट कहाँ है? तो ये यूनिट जो है हजीरा सूरत में है। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 है, गुजरात सरकार ने जनवरी 2021 में कितने गांवों को किसान सूर्योदय योजना के तहत कवर किए जाने का लक्ष्य रखा था? तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन 4000 गांवों का लक्ष्य रखा गया था, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। इस योजना के तहत किसानों को दिन के समय सिंचाई के लिए बिजली की आपूर्ति प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत गुजरात के सभी गांवों को 2022 तक कवर किया जाएगा। साथ ही सरकार इस योजना के कार्यान्वयन के लिए नई ट्रांसमिशन लाइनें भी स्थापित करेगी। बात करते हैं इस योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो अक्टूबर 2020 में प्रधानमंत्री ने इसकी शुरुआत की थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था कि पानी की बचत करना और रात के समय में सांप और अन्य जंगली जानवरों से किसानों की रक्षा की जा सके। अगला है क्वेश्चन नंबर 79। श्री सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे 79 का सही जवाब है ए ऑप्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नियुक्त किया गया है। ए ऑप्शन राइट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 कहता है कि गुजरात सरकार ने ड्रैगन फल का नाम बदलकर क्या करने का प्रस्ताव किया है? तो ड्रैगन फल जो है उसका नाम बदलकर कमलम कर दिया गया है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81। IPL की नई फ्रेंचाइजी अहमदाबाद ने अपनी टीम का क्या नाम रखा है? तो अहमदाबाद ने अपनी टीम का नाम गुजरात टाइटंस रखा है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82। किस राज्य सरकार ने बागवानी विकास मिशन यानी बागायत विकास मिशन की घोषणा की है? तो यहाँ पे 82 का सही जवाब है सी ऑप्शन गुजरात सरकार ने इसकी घोषणा की है। और ये कहाँ कहाँ लागू होगा? पहले चरण में कच्छ, सुरेंद्रनगर, पाटन, साबरकांठा और बनासकांठा जिलों को पहले चरण में शामिल किया जाएगा। आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83। 83 नंबर क्वेश्चन कहता है कि माधव सिंह सोलंकी जिनका हाल ही में निधन हो गया किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं? तो यहाँ पे 83 का सही जवाब है डी ऑप्शन गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री थे हुए, अभी हाल ही में उनका निधन हो चुका था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84। गुजरात के राजकोट में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स की आधारशिला PM मोदी ने रखी, जिसकी कब तक पूरा होने की संभावना है? तो यहाँ पे 84 का सही जवाब है बी ऑप्शन 2022 तक पूरा होने की संभावना है। और ये कहाँ बनकर तैयार होगी? राजकोट में। और इसकी कीमत क्या है? तो ये जो है 1195 करोड़ रुपए की लागत से बनकर 2022 में पूरी हो जाएगी। अगला है क्वेश्चन नंबर 85 और आज का अंतिम क्वेश्चन। 85 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सूरत मेट्रो रेल परियोजना और अहमदाबाद मेट्रो रेल के फेज 2 का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया था? तो यहाँ पे 85 का सही जवाब है ए ऑप्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका शिलान्यास किया गया था। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अब ये जो मेट्रो बन रही है सूरत की और अहमदाबाद की, इसके बारे में थोड़ा सा व्याख्या पे चर्चा कर लेते हैं, इसकी व्याख्या पे। तो सूरत मेट्रो रेल परियोजना और अहमदाबाद मेट्रो रेल के फेज 2 का शिलान्यास PM मोदी ने किया और अहमदाबाद मेट्रो रेल के फेज 2 में 2 कॉरिडोर बनाए जाएंगे। यह अहमदाबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट फेज 1 का विस्तार है जो अहमदाबाद और गांधीनगर को जोड़ता है। साथ ही इसका गलियारा 1 मोटेरा स्टेडियम से महात्मा मंदिर तक 22.8 किलोमीटर लंबा है। इसका गलियारा 2 गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से गिफ्ट सिटी तक 5.4 किलोमीटर लंबा है। इसके अलावा कॉरिडोर 1 में कोटेश्वर रोड पर
इंटरचेंज सुविधा भी उपलब्ध है। इसका उपयोग सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को जोड़ने के लिए किया जा सकता है। वहीं सूरत मेट्रो रेल परियोजना के बारे में बात की जाए तो इसके माध्यम से सूरत में मास रैपिड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम सुविधा का जो है निर्णय लिया गया है केंद्र सरकार और गुजरात सरकार द्वारा। वहीं सूरत मेट्रो रेल परियोजना के भी 2 गलियारे होंगे, जिसमें 21.61 किलोमीटर लंबा गलियारा पहला होगा जो सरथाना से ड्रीम सिटी तक जाएगा, और दूसरा गलियारा होगा जो भेसन से सरौली तक जाएगा। इसके अलावा सूरत को भारत के हीरा शहर, कपड़ा शहर और रेशम शहर के रूप में भी जाना जाता है। इसने स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में दूसरी रैंकिंग भी हासिल की थी। यह दांडी के लिए भी प्रसिद्ध है, जहां गांधी जी ने 1930 में दांडी मार्च शुरू किया था। इसी के साथ ही पिछले 1 साल का गुजरात करंट अफेयर का सीरीज यहीं पे ख़त्म होता है। ये पूरा वीडियो हम लोगों ने तैयार किया विशेष रूप से गुजरात के जो रीजनल एग्जाम होने वाले हैं उसके मकसद से। तो आप लोग इसको ज़रूर देखिएगा और इसका फ़ायदा उठाइएगा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल।